आज आप जानोगे कि आप कितने रेयर हो और क्या आपको पता है कि मून वॉक डांस का असली इन्वेंटर कौन था। माइकल जैक्सन तो नहीं था। क्रिकेट को एक मैच खेल के ओलंपिक से क्यों हटा दिया गया। जो इंसान की ड्रीम कार्स होती हैं, उन कार्स में अंबानी का ये कुत्ता बैठता था। इन बच्चों की खोपड़ी में स्क्रू लगाकर इन्हें क्यों घुमाया जा रहा है। ये बंदर नारियल तोड़ने की प्रैक्टिस क्यों कर रहा है। इस बंदे के साथ ऐसा क्या हुआ कि इसने एक पूरा का पूरा पहाड़ काट दिया। और एक ऐसा कीड़ा जो स्पाइडरमैन की तरह जाला फेंकता है। और ऐसी चीजें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। जानने के लिए वीडियो को देखना एंड तक। एम है सिर्फ 500 लाइक्स का। देखते हैं कितनी जल्दी पूरा करते हो। नंबर 15। 1940s में सोवियत साइंटिस्ट सर्जी ब्रुखेंको ने एक शॉकिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक मशीन बनाई जिसका नाम था ऑटोजेक्टर, जो एक मैकेनिकल हार्ट और लंग्स की तरह काम करती थी। इस मशीन की मदद से उन्होंने एक कुत्ते का कटा हुआ सिर जिंदा रखने का एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में कुत्ते का सिर बिना बॉडी के कुछ देर तक ब्लिंक करता रहा, कान हिलाता रहा और आवाजों पर रिएक्ट भी करता था, क्योंकि मशीन उसके दिमाग को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही थी। ये एक्सपेरिमेंट दुनिया भर में काफी कंट्रोवर्शियल बना और क्रूएलिटी की वजह से बाद में इसे गवर्नमेंट ने भी बैन कर दिया। लेकिन इसने मेडिकल साइंस के लिए एक नई डायरेक्शन जरूर दिखाई थी, जैसे आर्टिफिशियल ऑर्गन्स और हार्ट लंग मशीन्स। नंबर 14। क्या आपने कभी सोचा है कि ऑरेंज का नाम ऑरेंज होता है क्योंकि ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, या फिर ऑरेंज का नाम ऑरेंज इसलिए होता है क्योंकि ऑरेंज ऑरेंज होता है। तो मैं आज आपको ऐसी ही चीजें बताऊंगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। सबसे पहले, जब डिलीवरी पानी की जहाज यानी कि शिप से होती है तो उसे कार्गो बोला जाता है, और जब डिलीवरी कार से होती है तो उसे शिपमेंट बोला जाता है, यानी कि शिप के लिए कार्गो और कार के लिए शिपमेंट। नेक्स्ट, अगर आप इनविजिबल हो जाओगे और फिर अपनी आंखें बंद करोगे तो क्या आप अपनी आईलिड के आर पार देख पाओगे। नेक्स्ट, जब एक टीचर सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकता तो फिर एक बच्चे से क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सारे सब्जेक्ट पढ़े। नेक्स्ट, फायर ब्रिगेड ट्रक के अंदर पानी होता है तो फिर उसे फायर ब्रिगेड क्यों बोला जाता है, वाटर ब्रिगेड क्यों नहीं। नेक्स्ट, क्या कभी आपने सोचा है कि जब 150 साल बाद लोग रील्स और शॉर्ट्स देखेंगे तो उनके सामने काफी ज्यादा मरे हुए लोगों की वीडियोस भी आएंगी। नेक्स्ट, अगर कोई इंसान बहरा पैदा हुआ यानी कि डम्ब, तो वो सोचता कौन सी लैंग्वेज में होगा, क्योंकि उसको तो कोई लैंग्वेज आती नहीं। नेक्स्ट, जो लोग क्राइम करके जेल जाते हैं उन्हें तो खाने को दिया जाता है, लेकिन जो बेगुनाह लोग रोड पर भूखे सोते हैं उन्हें कोई खाना नहीं दिया जाता। नेक्स्ट, हर साल हमारा जन्मदिन आता है, लेकिन इसी के साथ साथ हर साल हमारा मरण दिन भी आता है, बस वो हमें पता नहीं। नंबर 13। दशरथ मांझी एक आम मजदूर थे जो बिहार के गहलौर गाँव में रहते थे। ये गाँव चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। एक दिन जब उनकी प्रेग्नेंट वाइफ उनके लिए खेत में खाना लेकर जा रही थी तो वो फिसल गईं और पहाड़ से नीचे गिर गईं। उन्हें गंभीर रूप से चोटें आईं। सबसे नजदीक हॉस्पिटल 70 किलोमीटर की दूरी पर था और कई दिनों तक पहाड़ों से गुजरते हुए वो अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां पहुंचते ही उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया गया। दुख और गम से भरे हुए दशरथ ने उस पहाड़ को गाली देना शुरू कर दिया और अपनी पत्नी की मौत का कारण बताकर उसने पहाड़ को गिराने की कसम खाई। दशरथ ने अपनी बकरियां बेचकर एक हैमर और एक चिसल खरीदा और पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिया। पहले तो गांव वाले उस पर हंसे और उन्हें एक पागल आदमी बताने लगे। दशरथ ने खुद बताया कि जब उन्होंने पहाड़ को तोड़ना शुरू किया तो लोगों ने उन्हें पागल घोषित कर दिया। 22 साल तक लगातार पहाड़ तोड़ने के बाद दशरथ ने एक 300 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया, जिसकी मदद से सभी गाँव वाले कुछ ही देर में शहर तक पहुँचने लगे। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। नंबर 12। अगर प्लेन से बम गिराने की बजाय सरकार ये ब्लैक बॉल्स गिराए तो दुनिया बदल जाए। दरअसल कीनिया में हर साल ऐसी लाखों बॉल्स पब्लिक में बांटी जाती हैं, जिसे बच्चा लोग गुलेल से, टूरिस्ट लोग प्लेन से और बाकी पब्लिक चलते चलते जगह जगह फेंकती रहती है, क्योंकि हर एक बॉल में पेड़ का एक बीज होता है जिसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर की कोटिंग होती है, ताकि जब इसे फेंका जाए तो प्रोटेक्टिव लेयर के कारण अंदर के बीज को चिड़िया वगैरह ना खा पाए। और जैसे ही इन बॉल्स पर बारिश की बूंदे गिरती है तो प्रोटेक्टिव लेयर हट जाती है और बीज अंकुरित हो जाता है, जिससे हजारों एकड़ की जमीन एक बार फिर हरी भरी हो जाती है। नंबर 11। ये बंदर नारियल तोड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है। दरअसल इंसानों के लिए पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बंदर ये काम आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए थाईलैंड में बंदरों को ट्रेनिंग दी जाती है कि नारियल को घुमा घुमा कर कैसे तोड़ना है, और फिर काम सीखने के बाद बंदर सारे नारियल तोड़कर मालिक को दे देते हैं। और मार्केट में इनका इतना कंपटीशन है कि बंदर सिर्फ एक चिप्स के पैकेट के बदले भी नारियल तोड़
देते हैं। नंबर 10, आज के टाइम लोग अपनी छोटी हाइट को बढ़ाने के लिए दवाइयाँ, एक्सरसाइज, योगा और दुनिया भर के हर टोटके ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों की हाइट नहीं बढ़ती। और सच कहूँ तो नेचुरली हाइट बढ़ाने का कोई गारंटीड तरीका एडल्टहुड के बाद एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक चीज को छोड़कर, लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी। पर भाई ये सर्जरी उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखाई देती है। ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें मौत से गले लगाकर गुजरना पड़ता है। इस सर्जरी में इंसान के दोनों पैरों की हड्डियां, फीमर या टिबिया का सर्जिकल फ्रैक्चर किया जाता है। फिर उनके बीच एक एडजस्टेबल मेटल रॉड लगाई जाती है। रोज थोड़ा थोड़ा करके ये रॉड खींची जाती है, जिससे हड्डियां धीरे धीरे फासले पर जाकर ग्रो करती हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस। हड्डियां फिर से ग्रो करके जुड़ जाती हैं, लेकिन इस प्रोसेस में 3 से 6 महीने या कभी कभी 1 साल लग जाता है। और इस दौरान पेशेंट को इमेंस पेन, फिजियोथेरेपी और डेली स्ट्रगल से भी गुजरना पड़ता है। और अगर आप सोच रहे हो कि चलो करवा लेते हैं, तो जरा रुक जाओ भाई, क्योंकि ये सर्जरी इतनी सस्ती नहीं होती। इसकी स्टार्टिंग कॉस्ट ही 5 लाख से 20-30 लाख तक चली जाती है, डिपेंडिंग ऑन कंट्री, हॉस्पिटल और लेंथ गेन। तो हाँ, टेक्निकली हाइट बढ़ सकती है, लेकिन पेन, पैसा और पेशेंस तीनों चाहिए, तब जाके मिलती है वो एक्स्ट्रा 2 से 6 इंच की हाइट। जिंदगी जैसी है वैसे ही जियो। नंबर 9, ये पानी जैसी दिखने वाली चीज बहुत महंगी होती जा रही है। आखिर ये है क्या? ये पेट्रोल है। अगर आपको पता नहीं है तो पेट्रोल अपने ओरिजिनल फॉर्म में क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है। कई कंडीशन में ये थोड़ा पेल येलो भी हो सकता है, बट मोस्टली ये पानी की तरह दिखता है। तो ये कलर कहाँ से आता है? एक्चुअली पेट्रोल को डाई किया जाता है उसकी क्वालिटी और यूजेबिलिटी के हिसाब से। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही इसको कलर कोड कर देने से स्कैम्स कम हो जाते हैं। और कई देशों में पेट्रोल की क्वालिटी और वो किस चीज के लिए यूज हो रहा है, इसके बेसिस पर उन पर टैक्स लगता है। तो ऐसा ना हो कि लोग ज्यादा टैक्स वाला पेट्रोल कम टैक्स वाला है दिखा के लोग टैक्स बचाने लग जाएं। और कौन सा पेट्रोल किस तरीके का है, ये वेरीफाई करने के लिए बार बार टेस्टिंग कौन करेगा? और कस्टमर्स के लिए रेगुलर पेट्रोल, प्रीमियम पेट्रोल और डीजल वगैरह में फर्क आंखों से ही पता चल जाए, और पेट्रोल पंप्स पर आपके साथ भी कोई स्कैम ना हो जाए। इसलिए भी पेट्रोल को डाई करने से काफी इलीगल एक्टिविटीज से भी बचा जा सकता है। अलग अलग फ्यूल्स को उनकी क्वालिटी के हिसाब से और उनकी यूजेबिलिटी के हिसाब से कलर कोडेड करना बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। नंबर 8, आखिर क्यों इन बच्चों की खोपड़ी में स्क्रू लगाकर इन्हें लटका दिया गया है? मजा आ गया भाई। एक्चुअली ये है हेलो ग्रेविटी ट्रैक्शन, जो कि स्कोलियोसिस से पीड़ित बच्चों का इलाज करने का एक प्रोसीजर है। दरअसल कुछ बच्चों की स्पाइन जन्म से पूरी तरह सीधी नहीं होती है, इसीलिए डॉक्टर्स इन बच्चों के सिर में 4 से 8 स्क्रूज लगाकर इन्हें हेलो ग्रेविटी ट्रैक्शन में लटका देते हैं, जिससे ये मशीन धीरे धीरे उनकी स्पाइन को ऑपरेशन करने के लायक बना देती है। और फिर डॉक्टर ऑपरेशन करके इनकी स्पाइन को नॉर्मल पर्सन की तरह बना देते हैं। नंबर 7, अंबानी फैमिली के पास दुनिया भर की लग्जरी कार्स हैं। ये बात तो हम सबको पता है, लेकिन क्या आपको पता है एक टाइम पे अनंत अंबानी के पालतू कुत्ते हैप्पी के पास भी अपनी पर्सनल गाड़ी होती थी। हाँ भाई, हैप्पी नाम का गोल्डन रिट्रीवर डॉग, जो अंबानी फैमिली के इतना क्लोज था कि उसे एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया जाता था। जब अनंत अंबानी की प्री वेडिंग फंक्शंस हो रहे थे, तब हैप्पी के लिए स्पेशली डिजाइनर बनारसी जैकेट बनवाई गई थी, और वो फैमिली फोटो में भी सबके साथ सेंटर में बैठा था, बिल्कुल फैमिली के एक मेंबर की तरह। और तो और हैप्पी ने शादी में रिंग बेयरर का रोल भी प्ले किया था। रिपोर्ट्स के हिसाब से हैप्पी पहले टोयोटा फॉर्च्यूनर में घुमा करता था, जो आती है लगभग 55 लाख की, जो अंबानी जी को थोड़ी सस्ती लगी, तो उन्होंने फॉर्च्यूनर हटा के हैप्पी को दे दी टोयोटा वेलफायर, जो आती है लगभग 1.5 करोड़ रुपए की। और शादी के टाइम जब सब वीआईपीज आ रहे थे, तब अंबानीज ने रिपोर्टेडली हैप्पी के लिए मर्सिडीज बेंज G400 तक का यूज करवाया, जो अप्रॉक्स 3 करोड़ रुपए तक की पड़ती है। लेकिन भाई एक इमोशनल बात ये है कि 30 अप्रैल 2025 को हैप्पी इस दुनिया को अलविदा कह गया। अंबानी फैमिली ने एक हार्टफेल्ट नोट में लिखा, डियर हैप्पी, यू विल फॉरएवर बी पार्ट ऑफ अस, हेवंस गेन्स इज आवर लॉस। हैप्पी सिर्फ एक कुत्ता ही नहीं था, वो अंबानी फैमिली का प्यार, प्राइड और एक इमोशनल सिंबल था। नंबर 6, चलो चूज करो इन सारी जगहों में से आपको बेस्ट नींद किस जगह पर आएगी? पेड़ के नीचे, लग्जूरियस बेड पर, बीच पे या ट्रेन में? गुड चॉइस, लेकिन ट्रेन की बात ही अलग है। ट्रेन में वो सब कुछ होता है जो एक अच्छी नींद के लिए चाहिए, बस कंडीशन ये है कि आप कंफर्टेबली ट्रैवल कर रहे हो। इनफैक्ट स्टडीज ये कहती हैं कि ट्रेन की लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस नींद के लिए काफी परफेक्ट होती हैं। उस रॉकिंग मोशन की सटल इंटेंसिटी, ट्रेन की रिदमिक मूवमेंट और ट्रैक से आने वाली वो कंसिस्टेंट साउंड, ये सब मिलके एक सूदिंग एनवायरनमेंट बना देते हैं। ये रेपिटेटिव स्टिमुलेशन हमारे दिमाग को रिलैक्स कर देती है। एक रिसर्च जो करंट बायोलॉजी और साइंटिफिक रिपोर्ट्स जैसे जर्नल में पब्लिश हुई
थी। ये बताती है कि रॉकिंग मोशंस जैसे ट्रेन की राइड हमारे ब्रेन वेव्स के साथ सिंक हो सकती हैं, जिससे नींद जल्दी आती है और नींद और गहरी होती है। और देखो, जरूरी नहीं होता कि नींद के लिए हमेशा एकदम साइलेंट और बिल्कुल स्टिल एनवायरनमेंट हो, बस पैटर्न कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर आवाज हो तो कांस्टेंट हो, अगर हल्की हिली डुली फील हो तो सेम रिदम में हो। ये रेपिटेटिव स्टिमुलेशन हमारे दिमाग को रिलैक्स कर देती है और अनवांटेड डिस्टर्बेंसेस को ब्लॉक कर सकती है। तो चाहे आपको किंग साइज बेड ना मिला हो, ट्रेन में बैठे बैठे भी आंखों पर नींद का जादू चल जाता है, पर स्टेशन आने से पहले उठ जाना। नंबर 5, आप कितने रेयर हो, चलो जानते हैं। सबसे पहले अगर आप 29 फरवरी के दिन पैदा हुए थे, जो 4 साल में एक बार आता है, तो आप दुनिया के 0.9% में शामिल हो। नेक्स्ट, अगर आपकी आंखें ग्रीन कलर की हैं, तो आप दुनिया के उन 2% में आते हो जिनके पास ग्रीन आंखें हैं। इसके बाद है ब्लू आई कलर, जो सिर्फ दुनिया के 8% लोगों के पास ही है। नेक्स्ट, 83% लोग अपनी टंग को ऐसे मोड़ सकते हैं, पर सिर्फ 14.7% लोग ही ऐसे हैं जो कि अपनी टंग को कुछ इस तरीके से मोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट, दुनिया के सिर्फ 10% लोगों के पास मोटन स्टो है। इसमें इंसान के पैर की दूसरी उंगली उनके अंगूठे से बड़ी होती है। तो अगर आपकी दूसरी उंगली आपके अंगूठे से बड़ी है, तो आप दुनिया के 10% लोगों में शामिल हो। नेक्स्ट, दुनिया के 30% लोग अपनी नोज को ऐसे फुला सकते हैं और सिर्फ 10% लोग ही अपने ईयर्स को ऐसे आगे पीछे मूव कर सकते हैं। नंबर 4, ये है स्पाइडरमैन की तरह जाल फेंकने वाला कीड़ा, जो एक इंसान को मौत की नींद सुला सकता है। दरअसल जब कभी इस कीड़े को कोई शिकार दिखाई देता है, तो ये अपने मुंह से इस चिपचिपे जाल को बाहर फेंकता है, जिसके ऊपर माइक्रोस्कोपिक बार्ब्स यानी कांटे लगे होते हैं, जिनमें टीटीएस नामक जहर भरा होता है, जिसे ये अपने शिकार में घुसाकर उसका काम तमाम कर देता है। साथ ही ये सेल्फ डिफेंस के लिए भी अपने मुंह से ऐसा जाला फेंकते हैं और इनका नाम है रिबन वर्म। नंबर 3, ये है दुनिया का सबसे शर्मीला पौधा, जिसने शर्म के मामले में लड़कियों को भी फेल कर रखा है, क्योंकि जैसे ही कोई इंसान इस पौधे को हाथ से छूता है, या इसके सामने ताली बजाता है, या फिर इस पर पानी डालता है, या फिर इसके सामने जोर जोर से बोलता है, तो ये पौधा इन सभी चीजों से अपनी पंखुड़ियों को सिकोड़ने लगता है। और इसी वजह से इस पौधे को छुई मुई, लाजवंती, मिमूसा पुडिका, टच मी नॉट और नमस्कार भी कहते हैं। वेल, अब इस छुई मुई के पौधे की पत्तियां कई कोशिकाओं या फिर सेल से बनी होती हैं और इनमें ग्रैप पदार्थ यानी कि लिक्विड भरा होता है, और इस लिक्विड के प्रेशर से ही ये पत्तियां खुली रहती हैं। लेकिन जैसे ही इस पौधे के सामने कोई हरकत करता है या छूता है, तो इसकी पत्तियों में भरा लिक्विड तनों की तरफ चला जाता है और पत्तियों में लिक्विड का प्रेशर खत्म होते ही ये पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद ही लिक्विड के आने की वजह से ये पत्तियां दोबारा से खुल जाती हैं। नंबर 2, सिर्फ एक मैच खेल के क्रिकेट को ओलंपिक से हटा दिया गया था, लेकिन इसके पीछे की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। 1900 के फ्रांस ओलंपिक्स में क्रिकेट को इंक्लूड किया गया था और इनिशियली 4 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करना था, फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स और बेल्जियम। लेकिन मैच होने से पहले ही नीदरलैंड्स और बेल्जियम ने विथड्रॉ कर लिया, तो सीधा फाइनल खेला गया फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। अब प्रॉब्लम ये थी कि फ्रांस में क्रिकेट पॉपुलर ही नहीं था, तो प्रॉपर क्रिकेट स्टेडियम का सवाल ही नहीं उठा। इसीलिए ये पहला और आखिरी ओलंपिक क्रिकेट मैच एक साइकिल स्टेडियम में खेला गया और उसमें भी दोनों टीम्स ने मिलकर डिसाइड किया कि 11 की बजाय 12 प्लेयर्स खेलेंगे। स्कोर कार्ड सिस्टम तो 11 प्लेयर्स के हिसाब से बना होता है, तो जो 12th प्लेयर्स थे उनके नाम हाथ से लिखे गए थे। और सुनो, फ्रांस की टीम के मेजॉरिटी प्लेयर्स तो एक्चुअली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, जिनमें से काफी आईफिल टावर के कंस्ट्रक्शन में काम कर चुके थे। मैच इंग्लैंड ने इजीली जीत लिया, लेकिन वो भी ऑफिशियल नेशनल टीम नहीं थी, वो एक क्लब टीम थी, D1 एंड सोमरसेट वेंडरर्स। क्रिकेट को 1904 के सेंट लुइस ओलंपिक्स यूएसए में दोबारा इंक्लूड करने की सोची गई थी, बट किसी भी टीम ने रजिस्टर नहीं किया, इसीलिए उसके बाद से ही क्रिकेट को ओलंपिक से हमेशा के लिए ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन अब ऑलमोस्ट 128 साल बाद क्रिकेट वापस ओलंपिक्स में लौट रहा है, 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में T20 फॉर्मेट के साथ। सोचो, जिस स्पोर्ट को एक बार ऑडियंस नहीं मिल रही थी, अब उसके लिए पूरा वर्ल्ड एक्साइटेड है। नंबर 1, आज भी कई लोग सोचते हैं कि मूनवॉक डांस माइकल जैक्सन ने इन्वेंट किया था, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि दुनिया के सबसे फेमस डांस स्टेप मूनवॉक का असली इन्वेंटर कौन था। माइकल जैक्सन के सिग्नेचर डांस मूव्स दुनिया भर में पॉपुलर हुए और जब उन्होंने 1983 में टीवी स्पेशल मोटाउन 25 येस्टरडे टुडे फॉरएवर के स्टेज पर पहली बार मूनवॉक परफॉर्म किया, तब इस मूव ने दुनिया में धूम मचा दी। लेकिन मूनवॉक का असली नाम बैकस्लाइड था और इस डांस को माइकल जैक्सन से भी कई साल पहले लोग परफॉर्म कर चुके थे। 1970s के पॉपुलर डांस शो सोल ट्रेन में स्ट्रीट डांसर्स और परफॉर्मर्स जैसे जेफरी डैनियल ने बैकस्लाइड डांस स्टेप को रेगुलरली परफॉर्म किया था। माइकल जैक्सन ने भी इसी शो में उन्हें देखकर ये मूव सीखा था। और अगर और पीछे जाएं तो सबसे पहली बार मूनवॉक जैसा मूव 1930s में कैप कैलोवे और बिल बेली जैसे टैप डांसर्स ने परफॉर्म किया था। बिल बेली ने 1955 में एक स्टेज परफॉर्मेंस में क्लियरली मूनवॉक टाइप मूव दिखाया था।
था। तो टेक्निकली मून वॉक की इन्वेंशन करने का क्रेडिट बिल बेली को जाता है और जेफरी डैनियल ने इसे मॉडर्नाइज किया था, जबकि माइकल जैक्सन ने इसे आइकॉनिक बनाया और पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। तो ये वीडियो यहीं एंड होती है, लेकिन ये दो वीडियोस भी काफी अमेजिंग है, तो इनको भी अभी देखो। और अगर ये वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस यहाँ आती रहेंगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप द नॉलेज।